साथियों, आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर की, जो आपके लगभग एग्जाम के जिस तरह के जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग उसी प्रकार से हम प्रश्न करने वाले हैं। और इस मॉडल पेपर में आपके 150 प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें आपके बाल विकास के 30, पर्यावरण, हिंदी लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, संस्कृत और गणित के 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। और जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए इसमें मैसेज करेंगे। कैसे और कितने में आपको टॉपर नोट्स मिलेगी, जैसे मैसेज करेंगे पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर को। पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आज के प्रैक्टिस पेपर की, बात करेंगे मॉडल पेपर की, बात करेंगे मॉक टेस्ट की बात करेंगे। ये मॉक टेस्ट आपके न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के आधारित रहने वाला है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग रहने वाला है। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगर आपके वाकई में 25 प्लस का स्कोर आ जाता है, वाकई में बाल विकास शिक्षा शास्त्र में आपको इससे कम एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो चलिए आइए चेक करते हैं आपकी तैयारी, जांचते हैं, परखते हैं कि इस प्रैक्टिस पेपर में आपके 30 में से आपके कितने स्कोर हैं। पहला प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है कि इस स्तर पर इकाइयां और उप इकाइयां पूरी तरह से इकट्ठी की जाती हैं। प्रस्तुतिकरण, सम्मेलन, अध्ययन या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो जिन्होंने हमारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड कर रहे हैं सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। बाकी सभी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, बटन पे प्लेलिस्ट भी सभी लोगों को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनाया गया वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का प्लेलिस्ट मिलेगा, सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस स्तर पर इकाइयाँ और उप इकाइयाँ पूरी तरह से इकट्ठी की जाती हैं, वह कहलाएगा सम्मिलन कहलाता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपके पिछली बार कई पेपर में रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए हमने फिर से आपके प्रैक्टिस पेपर रिपीट किया है, क्योंकि इस बार भी चांसेज है फिर से पूछे जाने के। दूसरा प्रश्न साथियों, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है, आगे चलकर कुशल कारीगर बनते हैं। अमूर्त बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, मूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि हो जाए, सभी लोग बताइए। इसे व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं और हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है और आगे चलकर कुशल कारीगर बनते हैं। यह हमारी कौन सी बुद्धि कहला जाती है? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु, सभी कमेंट कीजिएगा, ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स। देखिए, व्यवहारिक बुद्धि का संबंध किससे होता है? हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है और आगे चलकर कुशल कारीगर बनते हैं, कहीं ना कहीं मूर्ति बिंदी। व्यवहारिक बुद्धि का संबंध किससे हो जाता है? मूर्ति बुद्धि। इतना आप समझ लीजिए, आप वाकई में एग्जाम को फतेह कर पाएंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि विकास के निर्धारक तत्व कौन होते हैं? माता पिता का स्वास्थ्य होता है, माता पिता का शैक्षणिक स्तर होता है, परिवार का सामाजिक संबंध होता है, या परिपक्वता एवं सीखना दोनों होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर सिस्टर, टीचर्स, अध्यापक अध्यापिकाएं सभी जानते हैं कि विकास के निर्धारक तत्व अगर पूछा जाता है तो कौन से हो जाएंगे। अब देखिए समझिएगा, माता पिता परिवार, ये पारिवारिक दे, लेकिन चौथा ऑप्शन एक अलग आपको अलग ही दिख रहा होगा, परिपक्वता और सीखना। तो विकास के निर्धारित तत्व ये दो ही हैं आपके, परिपक्वता और सीखना। ये क्या होंगे? विकास के निर्धारक तत्व हो जाएंगे। अब आपको ऑप्शन देखिए, तीनों ऑप्शन आपको सेम है, ये परिवार से रिलेट कर रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन आपको डिफरेंट लग रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें समझना है, फीडबैक करना है और एग्जाम में अधिकतम मार्क्स अटेंड करना है। अगला, किसने व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का निर्माण किया था? मैकाले, जीन पियाजे जी, सिगमंड फ्राइड, कोहलबर्ग ने। तो जिसने भी व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का निर्माण किया है वह और कोई नहीं, आपके सिगमंड फ्राइड। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। आइए साथियों, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, वह चिंतन है। यथार्थवादी चिंतन, स्वलीय चिंतन, काल्पनिक चिंतन या आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारें, इच्छाएं और व्यक्ति करता है, ये चिंतन हमारी कौन सी? आत्मचिंतन कहला जाती है। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है, वह पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन, शारीरिक विकास की योजना। तो एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकते हैं वो बताना है। यानी आपके लिए ज़रूरी है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी बालक बालिका के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके
आप कौन सी योजना बना सकते हैं। तो आप पाठ्यक्रम बना सकते हैं, शिक्षण विधि बना सकते हैं, विषय वस्तु का चयन कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक विकास की योजना आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाए। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में होता है। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 21 वर्ष की आयु में होता है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि 75% मस्तिष्क का विकास किस आयु में हो जाता है। तो लगभग जो बच्चा होता है बाल्यावस्था, ठीक है, तो बाल्यावस्था में लगभग मस्तिष्क का विकास जो है बच्चे का हो जाता है। तो बाल्यावस्था मतलब यहाँ पे कौन सा 5 वर्ष, व्यापम नहीं से 5 वर्ष को सही माना है। पिछले ईयर में आया हुआ प्रश्न था, रिपीट हो सकता है। और आपको बता दूं बच्चे का मस्तिष्क कभी आपको 50% पूछा जा सकता है, 100% पूछा जाएगा। तो ये बुद्धि से संबंधित चैप्टर हो जाता है मस्तिष्क का विकास। ठीक है, तो आपको ये नहीं समझना कि सर वो सेम टू सेम क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, संख्याएँ बदल दी जा सकती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना है, और जो इन चीज़ों को समझेगा एग्जाम को अवश्य 101% एग्जाम को फतेह कर पाएगा। अगला, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है। हैविंगस्टन, जीन पियाजे जी हाल। और आपको पता है 3 से 4 नंबर सिद्धांत से डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो विकासात्मक कार्य प्रत्यय के प्रतिपादक एक ही है, वह हैविंगस्ट, कई बार पूछा गया। और विकासात्मक कार्य की शुरुआत रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट कब से की थी, 1950 में की थी। ये भी आपको ध्यान है, एडिशनल नॉलेज भी लेके चलना है। अगला, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। टॉरेंस, मैरीफील्ड, कोल एवं ब्रूस या केंट। हो सकता है इनमें से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आपने नाम भी न सुना हो, लेकिन सिलेक्शन पाना है तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। सृजनशील और सृजनात्मक चिंतन, तो कहीं ना कहीं टॉरेंस की बात होती। फर्स्ट ऑप्शन इधर है, ये मनोविज्ञान के बेस्ट क्वेश्चन है साथी। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्राथमिक नियमों से एक है। प्रभाव का नियम, अवृत्त का नियम, समानता का नियम, सहचारी का नियम। और बता देता हूँ थार्डाइक के जो मुख्य नियम है अधिगम में, उससे देखिए थार्डाइक के नियम से एक प्रश्न आना ही आना है। प्रभाव का नियम है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, ये ऐसे नियम है, इनसे रिलेटेड जो है या रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया गया है। प्रयोगीकरण, केस अध्ययन, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। अब देखिए ये टॉपिक हमें समझना, जो ऊर्ध्व उपागम, उपागम एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अगर अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का यूज पूछा जाएगा, उपयोग पूछा जाएगा, तो वह केस स्टडी विधि होती है, केस अध्ययन विधि जिसे बोलते हैं। और केस स्टडी मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सभी लोग जानते हैं। सभी लोग लाइक शेयर करते रहिएगा टीटी फैमिली को, यह आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की, कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, कब कम होती है। तो जब बच्चा, कहीं ना कहीं जब बच्चे का जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या सबसे अत्यधिक होता है बच्चे के जन्म के टाइम। लेकिन धीरे धीरे जो हड्डियां मिलती जाती हैं और हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। तो किशोरावस्था के बाद, किशोरावस्था कब होता है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक। तो किशोरावस्था के बाद जो है हड्डियों की संख्या कम होती है, इसकी क्या है पहले बढ़ती। तो किशोरावस्था के बाद जो है हड्डियों की संख्या कम होती है, ये नॉलेज अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न की, कि चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। अब आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे भी प्रश्न पूछे जाए, चम्मच पकड़ने का, कटोरी पकड़ने का, अपने से चम्मच लेके खाना खाने का, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक में आँख एवं हाथ के समन्वय से होता है, सामाजिक विकास से होता है, शारीरिक विकास से होगा या मांसपेशियों के विकास से होगा। अब ये चीज़ आपको समझना है, आपके माइंड के मेमोरी का मेथड यूज करना है। तो चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है आँख एवं हाथ के समन्वय से सीखता है, क्योंकि आँख से देखेगा और हाथ के समन्वय से उसे पकड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए साथियों, इनमें से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, उपलब्ध प्रेरणा का सिद्धांत। तो इनमें से तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र, तुलनात्मक दृष्टि अगर देखा जाए तो उपलब्ध प्रेरणा का सिद्धांत हो जाए।
क्योंकि यहाँ पे उपलब्धि की बात करेंगे तो उपलब्धि को यहाँ पे तुलना की दृष्टि से देखा तुलनात्मक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। आपको याद होगा जब 2012 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी डॉक्टर एस जलोटा से परीक्षण से प्रश्न आया हुआ था। 2022 के एग्ज़ाम में भी डॉक्टर एस जलोटा से प्रश्न आए हुए थे। ये प्रश्न नहीं आया लेकिन इनसे जो है प्रश्न आते हैं, 1 नंबर का ज़रूर आता है। अर्थात 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में अगर डॉक्टर एस जलोटा परीक्षण की बात करते हैं तो कहीं कहीं साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण की बात की जाती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में हॉबी क्लब खाली स्थान बच्चों की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करते हैं, बौद्धिक रूप से उज्जवल, प्रतिभावान, रचनात्मक या औसत रूप में। सभी बताइएगा। आइए देखते हैं आप लोगों को कितना नॉलेज है, कितना आप लोग इस 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं यहाँ पे बाल विकास CDP में। तो एक स्कूल में हॉबी क्लब बच्चों की गुणवत्ता बनाए रखने में जो मदद करते हैं वह होते हैं प्रतिभावान। एक स्कूल में हॉबी क्लब प्रतिभावान बच्चों की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है प्रश्न कि रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण के प्रवर्तक कौन है। तो आंख बंद कर BF स्कैनर करना है। रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण मतलब BF स्कैनर, याद रखिएगा। एक चीज़ माइंड की मेमोरी में आपके सेव होना चाहिए क्योंकि यही एग्जाम में काम आएगा, यही आपको सफलता की ओर ले जाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा, ध्यान रखिएगा। पाठ योजना का मुख्य बिंदु प्रस्तावना होता है, विशिष्ट योजना, शिक्षण, सहायक सामग्री, प्रस्तुतिकरण। और आपको बता दें पाठ योजना से प्रश्न आएगा 100%, लिख के लीजिए। 1 नंबर का पाठ योजना से प्रश्न पूछा जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन पाठ योजना से पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो पाठ योजना का मुख्य बिंदु क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। पाठ योजना का मुख्य बिंदु विशिष्ट उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। अगला है, परीक्षा प्रतिमान पर आधारित विधि कौन सी होती है? प्रयोजना, प्रयोगशाला, समस्या समाधान या आगमन विधि। और ये चारों ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों से 1 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो परीक्षा प्रतिमान आधारित अगर विधि पूछी जाती है तो वह प्रयोजना विधि होती है। क्या होगा? परीक्षा प्रतिमान विधि में आपकी कौन सी विधि हो जाती है? प्रयोजना विधि। यानी फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। कोई भी डाउट हो बेहतरीन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए पाठ्यक्रम का, व्यवहारगत उद्देश्यों का, छात्रों के स्तरों का, शिक्षण विधियों का। तो शिक्षण में शिक्षकों को किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? जो व्यवहारगत उद्देश्य होते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बनेंगे। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपको शिक्षण कार्य जब कर रहे होंगे तो आपको व्यवहारगत उद्देश्यों को जो है ध्यान देना है। शिक्षक मतलब आप लोगों को ध्यान देना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष लॉरेंस में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत विकसित किया था। अब नैतिक विकास का किसने किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। कब किया था यह पूछा गया है। 32, 58, 65, 72। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। तो जीन पियाजे जी, थांडाइक, कोहलर, इन सभी का पढ़ लीजिएगा, सन जरूर पूछा जाएगा एक। तो वर्ष किस वर्ष में लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पर सिद्धांत कार्य किया है? वह मुझे लगता है 1958। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? बी ऑप्शन, सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न आइए जानते समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं कि माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी। और आपको पता है माध्यमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर, या इनसे 2 ऐसे टॉपिक है जहां से 1 नंबर प्रश्न आता है। उच्च प्राथमिक स्तर से पूछा जाएगा या माध्यमिक स्तर से। तो माध्यमिक स्तर में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सिफारिश किसने की थी? मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु जो सिफारिश की गई थी वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा गई थी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ने की उपयुक्त विधि क्या होगी? ह्यूरिस्टिक, प्रयोगशाला, प्रदर्शन, व्याख्यान। सभी बताइए। अब हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ना है, उसके लिए उपयुक्त विधि की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूरिस्टिक विधि आ जाती है। कौन सी होगी? ह्यूरिस्टिक विधि। बहुत से प्रयोगशाला विधि मान लेते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? आत्मरक्षा, उत्तेजना, जिज्ञासा या पलायन। सभी बताइए। तो वह मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है, वह उत्तेजना कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। कोहलर इनमें से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से।
तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोहलर का संबंध किससे होता है? कोहलर का संबंध अधिगम के सिद्धांत से होता है। तो कोहलर का सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है और सूत्र से जरूर 1 नंबर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाल विकास पेडागोजी में सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किसमें होता है? श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, प्रस्तावना कौशल या प्रवाह कौशल। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किसमें होता है? प्रस्तावना कौशल में होता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? मूल्यांकन के लिए, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण के लिए, नव पद्धति प्रयोग के लिए या पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए। तो पाठ योजना का निर्माण किसके द्वारा होता है? उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं होता है? व्याकरण, पुस्तक का प्रयोग, मातृभाषा का प्रयोग या 10 शब्द साधनों का प्रयोग। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं प्रत्यक्ष विधि में क्या क्या होता है। तो प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण शिक्षण होता है, पुस्तक का प्रयोग होता है, 10 शब्द साधनों को होता है, लेकिन मातृभाषा का प्रयोग प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं होता? यह प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं माना गया और ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ होगा? तो आप सभी लोग शिक्षक बंधु हैं, तो सभी लोग बताइएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिक्षकों के लिए जो निहितार्थ होना चाहिए, विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना, ये पॉजिटिव होगा। उचित व्यवहार में पुनर्वलन दिया जाए, प्रवृत्ति को रोचक बनाइए, विद्यार्थियों को बार बार प्रश्न कर दें। तो कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन पॉजिटिव दिए गए। लेकिन एक चीज़ आपको देना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन मतलब पुनर्वलन का संबंध हो जाएगा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए उचित व्यवहार को पुनर्वलन दिया जाए, यह निहितार्थ बेस्ट होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, समझ लें कि निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम लेना चाहिए? मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभव में जोड़ना या पुरस्कार। तो इनमें से अधिगम को अभिप्रेरित करने का जो तरीका कम से कम लेना चाहिए वह होता पुरस्कार। अक्सर जो अभिप्रेरित मोटिवेशन देखें, पुरस्कार को कम लेना चाहिए। मिलजुल काम करने की प्रवृत्ति ये ज़्यादा करनी है, प्रवृत्ति को रोचक बनाइए, बच्चों को अनुभव से जोड़िए, ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अभिप्रेरित मोटिवेशन, पुरस्कार जो होता है मोटिवेशन देता है लेकिन बहुत कम देता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन या शैक्षिक पिछड़ापन। सभी लोग बताइए, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। इनमें से सभी लोग शिक्षक बंधु बताइए कि कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आएगी? शिक्षकों की अनुपस्थिति आएगी या शिक्षा का गिरता स्तर आएगा या विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन आएगा या शैक्षिक पिछड़ापन आएगा? सभी लोग बताइए। और सभी लोगों को बताना भी है कि 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर इस में प्राप्त किया है, इस बाल विकास में। तो जो समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है वह शैक्षिक पिछड़ापन होता है सबसे ज़्यादा। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब पेडागोजी बाल विकास में 30 में 30 नंबर लाना है। हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हमारे चल रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, सभी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। और हमारी टॉपर नोट्स अब ऑफर मिल रही है। 299 में आपको 5 सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स मिल रही है। 299 में आपको हिंदी के टॉपर नोट्स मिलेगी, जहाँ पे आपके ग्रामर प्लस पेडागोजी प्लस ट्रिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहेंगे। इसके साथ आपके पर्यावरण EVS के भी यहाँ पे पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। CDP यानी बाल विकास की निचोड़ भी आपको मिलेगी। इसके साथ 1000 MCQs पेडागोजी का आपको नोट्स मिलेगी और साथ ही साथ संस्कृत की भी आपको नोट्स मिलेगी, जिसमें इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन प्लस ग्रामर भी रहेगा और ट्रांसलेट भी किया हुआ रहेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर कॉम्बिनेशन चाहिए 299 में सभी हैं और बाकी अलग अलग चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अलग अलग भी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो नोट्स ये आपके तैयारी को इम्प्रूवमेंट करेगी, आपकी तैयारी को 20% बढ़ा देगी। अगर आपकी तैयारी 80 है तो 100% हो जाएगी। अगर आपकी तैयारी 100% है तो 120% ले आएगी, यानी 20% एक्स्ट्रा ले आएगी। तो अपनी तैयारी को बढ़ाना है
और अपनी तैयारी को अगर अंदर से आपको लग रहा है कि नहीं कम मेरी तैयारी है, बहुत कम समय बचा, मैंने कम पढ़ा है, तो ये नोट्स ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बाद में पछतावा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं आता है, तो ये पछतावा आपके लिए बाद में न, ठीक है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है। ये पिछले बार पूछा गया प्रश्न था। भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है, या शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो इनमें से भाषाई विविधता के अंतर्गत जो नहीं आता है वो हमें जानना है, समझना है। तो क्या नहीं आता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा की कक्षा में एक संसाधन, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान, ये भाषाई विविधता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन शिक्षण सामग्री का प्रयोग यह भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता। व्यापम पीबी ने इसे डी ऑप्शन को सही माना है। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये भी आपको कमेंट करके फीडबैक करके अवश्य करना है। और आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यह विचार है कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है या किससे संबंधित है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को 101% क्वालिफाइड करना। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यह विचार है कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। यह आपके सापेक्ष परिकल्पना, भाषिक संबद्धता, भाषीय समाजीकरण या भाषा अर्जन की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। यह आपके सापेक्ष परिकल्पना की बात की जाती है। जहाँ दोस्तों एडवर्ड सपीर अमेरिका में भाषा के संरचनात्मक अध्ययन की आधारशिला को इन्होंने मजबूत किया है। उन्होंने भाषा पर कई दृष्टियों से चिंतन किया, जहाँ जहाँ आवश्यक लगा उन्होंने अपने विचार दिए। तो एडवर्ड सपीर की बात करते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा और सभी लोगों को जो है फीडबैक करना है कि वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिसमें शिक्षार्थी बालक बालिकाएं अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, क्या कहलाती है? बुनियादी शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा, या कह सकते हैं आपकी द्विभाषी शिक्षा। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिसमें शिक्षार्थी बालक बालिकाएं अपनी ही विद्यालय में शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ कर रहे हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते हैं। तो अपनी मातृभाषा और अतिरिक्त भाषा मतलब कहीं ना कहीं बहुभाषिक शिक्षा की बात हो रही, क्योंकि अपनी भाषा के साथ साथ आपके किसकी बात करेंगे? अतिरिक्त भाषा की भी बात की जा रही। तो आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में दी जाएगी और विदेशी भाषाओं पर जोर दिया जाएगा। नीति अनुशंसा करती है कि किसी भी छात्र बालक बालिका अपने स्कूल में सूत्र के तहत 3 भाषाएं सीखेंगे। 3 में से कम 2 भाषाएं भारत की मूल निवासी होनी चाहिए। ये आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है। यह प्रश्न आपके जैसे संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों का अनदेखी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वयस्कों की नकल करते हैं या बुरी तरह असफल हो जाते हैं। तो स्किनर की क्या राय है? सभी लोग बताइए। जो बच्चे होते हैं वह अक्सर क्या करते हैं? भाषा अर्जन जब सीखते हैं उस प्रक्रिया में बच्चे जो होते हैं वह वयस्कों की नकल करते हैं। किसका कहना है? स्किनर का कहना। क्योंकि भाषा एक संप्रेषण का साधन होता है। हम भाषा रहित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने विचार दूसरों के साथ साझा करने के लिए भाषा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। भाई अपन कैसे बात कर पाएंगे? हम आपसे कैसे बात कर पा रहे हैं? भाषा के माध्यम से कर पा रहे हैं ना, और अब भाषा के माध्यम से पहचान पा रहे हैं। अगला प्रश्न है योगात्मक मूल्यांकन। प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था, योगात्मक मूल्यांकन से प्रश्न पूछा गया था कि योगात्मक मूल्यांकन जो है साल में 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है या 4 बार होता है। तो जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग देखा जाए, योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो यह सत्र में लगभग 2 बार। कितनी बार? सत्र में लगभग आपके 2 बार। याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? आप जबकि आप नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, कक्षा में जाएंगे, तो आप स्वयं सोचिए आप बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित कर सकते हैं या कैसे की जा सकती है। नियमित रूप से शुद्धलेख देकर, कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके, शब्द संपदा का संवर्धन करके या व्याकरण के नियम को कंठस्थ करवा के। तो नियम कंठस्थ करवाना, संपदा का वर्धन करना, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके आप विकसित कर सकते हैं। क्योंकि भाषा की दक्षता को विकसित करना है तो जो कार्य आधारित गतिविधियाँ होती हैं उनको संलग्न करिए, उसमें जोड़िए, तो उसका दक्षता विकसित हो सकता है। बी ऑप्शन अकॉर्डिंगली सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है कि निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कि लेखन से पहले पठन का विकास होता है, पठन से पहले शिक्षार्थी को लिखने की आवश्यकता है, पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं, या प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। तो भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पठन और लेखन क्या होते हैं? ये साथ साथ विकसित होते हैं और होना भी चाहिए। पठन और लेखन साथ साथ विकसित होना चाहिए, और क्योंकि यही जो है भाषा अभिव्यक्ति का उत्तम साधन होता है, जिसके माध्यम से आचार्य विचार आदान प्रदान किया जाता है। भाषा मुख्यतः मौखिक और लिखित, औपचारिक अनौपचारिक रूपों के माध्यम से होती है और ये निरंतर चलती रहती है। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने बारे में कौन सा विचार उचित है? कि अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा जन की सहज स्थिति बन सके, ठीक है, या आपका कह सकते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक। तो बलपूर्वक ये तो निगेटिव हो जाएगा अपने आप में, सभी लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा होगी उसमें भाषा सीखने के बारे में अगर विचार पूछा जाता है तो भाषा परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि भाषा जन की सहज स्थिति बन सके। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि स्वलीन विकार, जिसे हम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बोला जाता है, इसमें जो बच्चा होता है वह अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो आपको पता है जो विकार है, ठीक है, इनसे 1-2 प्रश्न तो आना ही है और 7 से 8 प्रकार के हैं लगभग। ये 7 से 8 प्रकार जरूर पढ़ लीजिए कि जो भी विकार हैं बच्चे के, ठीक है। तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर स्वलीन विकार में बच्चा जो होता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, इसमें सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है स्वलीन विकार में, ठीक है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या होगा? भाषा शिक्षण का जो संप्रेषण परक उपागम होता है, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है या बोलना कौशल पर बल देता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षा बंधु, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सभी जानते हैं कि भाषा शिक्षण संप्रेषण उपागम से प्रश्न आता ही आता है। तो संप्रेषण उपागम मतलब संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया कि जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता या सीखती है तो इसे क्या माना जाता है? भाषा अर्जन, भाषा वृद्धि, भाषा की अमूर्तता या भाषा सीखना। तो जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता या सीखती है तो इसे क्या माना जाता है? भाषा सीखना माना जाता है। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं दिया गया? और नहीं वाले सभी को पता है, ज़्यादातर अब पूछे जा रहे हैं, इसलिए सभी को अभ्यास करना, प्रिपेयर रहना है। तो कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए वो सही नहीं दिया गया है? भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण का योग है। यदि अवसर तथा यथा योग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है। या कह सकते हैं कि मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, सभी लोग हैं कि भाषा सीखने में
भाषा कौशल एक भाषा दूसरी भाषा में अंतरण का योग होता है, बिल्कुल सही बात है। यदि औसत तथा यथायोग समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती, बिल्कुल समय देना चाहिए, क्योंकि सभी जो है एक समान एक साथ एक समय में नहीं सीख सकते, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, अपनी अपनी बुद्धिमत्ता होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है सीखने की। तो मातृभाषा दूसरी और विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, ये आपका कथन गलत दिया गया। मातृभाषा दूसरी या विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है, ये बात सही दिया गया। तो क्या प्रश्न तो यही कह रहा है ना कि कौन सा विकल्प, भाषा विकल्प सीखने के लिए नहीं, तो भाषा सीखने के लिए आपका सी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कहीं कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण की योग होता है। अवसर तथा यथायोग समय दिया जाए तो प्रत्येक बालिका में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सही दी गई। अगला प्रश्न है, ये भी संभावित प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था, वर्ग 2 हिंदी पेडागोजी में पूछा गया था कि भाषा के पाठ्य पुस्तक खाली स्थान किससे संबंधित पाठ होना चाहिए, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य या उपयुक्त सभी। तो जो भाषा के पाठ्य पुस्तक होते हैं वह विज्ञान, संस्कृत, साहित्य इन तीनों से संबंधित पाठ होना चाहिए, उपरोक्त सभी आपका सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श, कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाएगी? स्क्रिबलिंग, प्रारंभिक साक्षरता, लेखन कौशल या ग्राफिक विकास। जब भी बच्चा विद्यालय जाता है, प्रवेश करता है, तो दीवार या फर्श या कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना मतलब यह प्रारंभिक साक्षरता का हिस्सा कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया है कि बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाना चाहिए, भाषा अर्जन, भाषा का आत्मसात्मीकरण, भाषा सीखना या मूर्त भाषा का विकास। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि मातृभाषा के विकास को सामान्यतः क्या माना जाता है, भाषा अर्जन। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए, क्योंकि चॉम्स्की के सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया है, उन्होंने व्यवहारवाद को बुनियादी स्तर पर अध्ययन किया और तर्क भी दिया है, कहा है कि बालक में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है जो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो किसने कहा? चॉम्स्की ने। ये स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट भी एग्जाम में आ सकता है, परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं कि बालक में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है जो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। किसका कथन है? तो चॉम्स्की का सिद्धांत का कथन है, चॉम्स्की का कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ क्या होती हैं? नैतिकता के लिए, भाषा सीखने हेतु निवेश होती हैं, दोहराव और पुनराउत्पादन होती हैं, अपने समाज के बारे में सीखना। तो भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में जो कहानियाँ होती हैं वह भाषा सीखने हेतु एक निवेश होती हैं। कहानी का जो को होता है एक निवेश होता है ना, कि भाई हम एक निवेश कर रहे हैं कहानी और उससे फिर हम सीखते हैं चीज़ें। भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडागोजी, जब भी लैंग्वेज खोलते हैं भाषा में तो भाषा अर्जन का तो टॉपिक ही एक पूरा। तो भाषा इसका अर्थ क्या होता है अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, कि किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा के अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में स्वयं सीखना या भाषा के बारे में सीखना। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है, कि किसी भी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को ग्रहण करना, समझने की क्षमता अर्जित करता है, बातचीत करने के लिए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करता है। और भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे में क्या होती है? जन्मजात होती है, और बच्चे निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा का नियम सीखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा होता है? केवल पढ़ना, सुनना पढ़ना, केवल लिखना या केवल सुनना। आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए? सभी लोग कमेंट करिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष, सबसे मजबूत पक्ष, और वह होता है सुनना और पढ़ना। ये कई बार हम बता चुके हैं आप सभी लोगों को। अगला प्रश्न ये भी संभावित प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी होगा? देखिए समझिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर में बात कर रहे हैं तो व्याकरण शिक्षण का जो सर्वाधिक प्रभावी तरीका होना चाहिए वह कौन सा होगा? कि पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट ना करना,
बच्चों को अलंकार रसों के प्रति अत्यधिक ध्यान आकर्षित ना करने के लिए कहना, या कह सकते हैं कि बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित, तो सीमित करना, ना करना और किसी भी व्याकरण बिंदु को स्पष्ट ना करना, ये तीनों नेगेटिव दिए गए। तो बचता है पहला ऑप्शन। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर तो व्याकरण शिक्षण का सर्वाधिक तरीका कि पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। सभी लोग समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद का। चलिए कुछ इसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन भी करेंगे। निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार माध्यम, पारंपरिक माध्यम, पियाजे जी का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। तो उच्च प्राथमिक स्तर से एक प्रश्न आना है, ये संभावित है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ खाली स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो होता है संचार माध्यम। क्या होता है? संचार माध्यम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का चयन करना है। कच्छा, हरियाली, गंगा, पानी। तो द्रव्य हम किसे कह लेंगे? तो द्रव्य किसे बोला जाता है? सभी लोग जो तरल पदार्थ होते हैं उनको द्रव्य बोला जाता है। तो पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा पानी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। और जो आपके अपठित गद्यांश पद आएगा उन्हीं शब्दों से ग्रामर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? गति, यति, तुक, उद्गण। सभी लोग बताइएगा। तो ग्रामर बहुत ही सरल पूछी जाएगी, केवल शब्द आपको पहचानना है। संधि, समास, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम, ये सारी चीज़ें आपकी। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम जो होता है उसको यति बोला जाता है। ठीक है। और धीमा पढ़ना, तेज पढ़ना वह गति हो जाता है। अगला प्रश्न है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उपमा कहते हैं, रूपक कहते हैं, उत्प्रेक्षक कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी लोग बताइए। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहा जाता है? उसी को उत्प्रेक्षा बोला जाता है। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, ये तीनों ऐसे आपके अलंकार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड उदाहरण देकर पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार का होता है? 5, 6, 7, 9। समास से एक प्रश्न निर्धारित है, संधि से एक प्रश्न निर्धारित है। तो समास कितने प्रकार का होता है? तो समास सभी लोग जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। सभी लोग नाम बताइए कौन कौन से होते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उनके लिए जो कमेंट करके बताएंगे उनके लिए गिफ्ट रहेगा। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी को गिफ्ट मिलेगा। और मैं कमेंट रीड करूँगा कौन कौन यहाँ पे कमेंट कर रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है? बालक, अभियान, उपयुक्त, परामर्श। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्दों के बाद में लगता है, अंत में, और शब्द के प्रथम में उपसर्ग लगता है। तो प्रत्यय का उपयोग करके बनाया हुआ शब्द बताना है। तो अभिमान, उप, परा, ये तो उपसर्ग लोग हो जाएंगे, तो बचता है बालक। ठीक है। तो बालक ऐसा शब्द है जहाँ पे प्रत्यय करके प्रयोग करके बनाया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको टास्क दे रहे हैं कि बालक में प्रत्यय शब्द आपको बताना है कि बालक में प्रत्यय शब्द कौन सा होगा। ये आपके लिए टास्क है। जो इस टास्क को पूरा कर लेगा वो एग्ज़ाम को फतह भी कर लेगा, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में उसका बेस्ट स्कोर आएगा। सभी लोग बताइएगा। पोशाक का बहुवचन क्या होगा? पोशाकें, पोशाकें, पोशाकों, पोशाक। पोशाक कहते हैं ना कि पोशाक बना के जा रहा है, आपने पढ़ा होगा। तो पोशाक का बहुवचन आपको बताना है। सभी लोग बताइएगा। तो पोशाक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पोशाकें। के में क्या हो जाएगा? बिंदी होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जिनको भी टॉपर नोट्स हिंदी की चाहिए, हिंदी की टॉपर नोट्स हमारी आ चुकी है और हिंदी की टॉपर नोट्स आप सभी को प्राप्त हो रही है व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा, कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो लगभग सभी सब्जेक्ट के आपके टॉपर नोट्स प्राप्त हो रहे हैं। तो जिन सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है। तो अगला प्रश्न है, वाक्य गा रहे को भूतकाल में कैसे बदलेंगे? गा रहे थे, गा रहे होंगे, गा सकते होंगे हो, गा चुके होंगे हो। तो हमारा जो वाक्य दिया गया है, वाक्य दिया गया है गा रहे हैं, इसको बदलना है भूतकाल में। बहुत ही सरल है, इसको कमेंट करके बताएं। परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, 46 अनुत्तीर्ण हैं, कितने उम्मीदवार होंगे? तो प्राइमरी लेवल में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद।
ठीक है। तो एक परीक्षा में यहाँ पे कितने अभ्यर्थी दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिए। एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण, मतलब 100 में से 92 लोग क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, और 46 अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने उम्मीदवार उपस्थित हैं जिनसे बन रहा है। वीडियो पॉज करें, कमेंट करके मैं आंसर देखिए, इसके बाद सोल्यूशन देखिए। मान लीजिए कुल उपस्थित छात्र यहाँ पे 100%, उपस्थित छात्र कितना है, 100% अगर हम मानते हैं, 100% यहाँ पे अगर हम मानते हैं, तब आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र यहाँ पे कितना दिया गया, 92% दिया गया। तो अनुत्तीर्ण हम कैसे निकालेंगे, 100 - 92 कर लेना है, तो हमारे अनुत्तीर्ण निकल आएंगे। तो 100 - 92 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8% आएगा, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 46 तो हमारी संख्या दी गई है, प्रतिशत में निकालेंगे तो 8% हमारे अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे। तो 8% का 46 में निकाल लेना है। तो 8% का 46 में निकालिए सभी लोग। तो 100% क्या होता है, 100% बराबर 46/8 कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन 100 भी करेंगे, ठीक है। 46/8 गुणे 100 कर लीजिए। तो 46 में 8% हमारा निकल आएगा। तो इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटेंगे 25 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 46 को, तो आ जाएगा 23। अब 23 गुणे 25 कर लीजिए। 23 गुणे 25 करिए, आपका उम्मीदवार उपस्थित जो संख्या वह निकल आएगी, क्योंकि 100% है हमारा कितना है, 46/8 मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेना। तो 100 में कितने उत्तीर्ण हैं आपके, 46 अनुत्तीर्ण हैं, और प्रतिशत में 8% अनुत्तीर्ण हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 575। कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए, 575 उम्मीदवार हुए। अब जिनको ये देखना है कि ऐसी चीज़ें हो रही, तो 575 का आपको 8% देखिए कि आपका 46 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए सभी लोग, 575 में 8% निकाल के देखिए, 46 आपके संख्या आनी चाहिए, और 46 आ रही, समझिए आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न, एक संख्या में जब 221 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। पिछले ईयर में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, और इस बार भी पूछा जाएगा। संख्याएं बदलेगी लेकिन प्रश्न यही रहेगा। तो हमें सर्वप्रथम करना क्या होता है इस प्रकार के प्रश्नों को, एक संख्या जब 221 दिया होता है तो इसका गुणनखंड निकालना होता है। 2 से 21 का गुणनखंड आपका 13 आएगा, ठीक है। अब प्राप्त शेषफल हमारा क्या है, 64 दिया गया है, तो इसको क्या है, 13 से भाग दे दीजिए। तो 13 से भाग देंगे 64 में, कितना आएगा सभी लोग देखिए। 13 का भाग पढ़िए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, ज़्यादा होता है तो 13 चौको 52 आएगा। तो 64 में अगर 52 माइनस करते हैं तो हमारा 12 आता है। तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, 12 शेषफल बच रहा है। बस यही हमें आंसर दे देना है। इसका आपको जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसका गुणनखंड निकाल लेना है, फिर आपको जो शेषफल बचता है उसमें आपको भाग देना है उस गुणनखंड का। भाग देने के बाद जो शेषफल आपको बचे, कह रहा है ना यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, तो इस शेषफल 64 को क्या करना है, आपको 13 से भाग दे देना है। तो शेषफल कितना हो रहा है हमारा, 12 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सभी लोग समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि संख्या 583 437 पूरी तरह से 9 से विभाज्य है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्णांक होगा। पहले 4-5 दिन पेपर में पिछले में 7 से 8 प्रश्न जो है विभाज्यता के प्रश्न आए हुए, ज़्यादातर पूछे गए थे। इस बार भी चांस है, यानी विभाज्यता हम नहीं कह सकते 7 आएगी, लेकिन 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। तो विभाज्यता का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संख्या अगर 583 437 पूरी तरह अगर 9 से विभाज्य है, अब देखिए इसके निकालने के लिए फार्मूला होता है विभाज्यता का। 5 दिया गया है, 5 धन 8 धन 3, खाली स्थान की जगह क्या है, x मान लेना है। खाली स्थान की जगह दिया गया है ना, यहाँ पे वही संख्या निकालना है। तो खाली स्थान की जगह x मान लीजिए, 3 + x, x + 4 आ गया, फिर +3 + 7 बराबर। अब इनको जोड़ लेंगे तो 8 5 13, 3 16, 4 20, 20 10 30, 30 धन x आ जाएगा। ये हमारी क्या संख्या आएगी, 30 धन x निकल के आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा। अब 30 में आप ये देखिए खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा, क्योंकि पूर्णांक दिया गया है तो पूर्णांक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि 9 से पूर्णतः विभाजित जब आपका 3 धन x के जगह अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 36 आ जाएगा। तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि 9 चौको 36 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4 जोड़ेंगे तो 40 होगा, तो 9 से नहीं होगा। 3 जोड़ेंगे तो 33 होगा, 5 जोड़ेंगे 35 होगा, 9 से विभाज्य नहीं होना। तो इन सभी संख्याओं का योग कर लीजिए, जो अगर 9 से विभाज्य हो जाता है समझिए 9 से विभाज्यता है। समझ गए, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो समझिए 9 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी।
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान लीजिए वह तीन क्रमागत संख्या आपकी 2x और 2x+2 मान लीजिए, और तीसरी संख्या मान लीजिए 2x+4। तीन क्रमागत सम संख्याएं मानना है, इसलिए हमने 2x लिया है, 2 संख्या लिया है, ठीक है। 2x, 2x+2 और 2x+4 तीन क्रमागत संख्याएं कहलाएगी। अब इन तीन क्रमागत संख्याओं का योग कर लीजिए आपको, तो 2 2 3 6x और 4 2 6, 6x धन 6, यानी क्या जाएगा? 6x धन 6 आएगा कि नहीं आएगा? इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 6x धन 6 को 6 को अगर कॉमन करेंगे तो x+1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा किससे विभाजित होगी? हमेशा 6 से विभाजित होगी, क्योंकि 6 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो ये 6 से हमेशा विभाजित होगी, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी तीन क्रमागत सम संख्या लेंगे। अगला प्रश्न, भिन्न दिया गया है 1/5, 3/2 और 5/4। इसका लासा निकालने के लिए, यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए पूछा है, और आपको होता है एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न आना ही आना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए सभी लोग। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.20 लिख सकते हैं। 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1.50 लिख सकते हैं। और 5/4 को क्या लिख सकते हैं सभी लोग बताइए? 1.25। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के दशमलव में क्या करेंगे? आपको 20, 150 और 125 ऐसा लिख लीजिए। कैसा लिखना आपको? यहाँ पे लिख लीजिए सभी लोग। रफ पेन जरूर लेके बैठे, सुनने भर से एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखेगा। जो लिखेगा वही इतिहास रचेगा, याद रखिएगा। तो लिखना शुरू कर दीजिए गणित। अब इसको एलसीएम ले लीजिए। आपको एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, मैं आपको एलसीएम बता देता हूँ। इसका एलसीएम निकालेंगे 5 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 2 आएगा और 3 आएगा, यानी टोटल गुणा करेंगे तो टोटल 1500 आ जाएगा इसका। इसका एलसीएम हमारा 1500 निकल के आएगा, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि हमारा दशमलव में आया है, ठीक है। तो दशमलव में हम क्या करेंगे? 1500 बटे क्या कर लेंगे? 100 का भाग कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 15। तो इसका लासा क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो किस प्रकार के हमें लासा निकालना है? दशमलव में, क्योंकि अधिकतम दशमलव हमारी क्या थी? 1.50 थी, तो 2 अंकों बाद हमारा दशमलव लगा था, इसलिए हमने 100 का भाग दिया है। तो अधिकतम जो दशमलव हो, जितने अंकों बाद लगा हो उतना नीचे 0 का भाग दे दीजिए, वो आपका लासा निकल आएगा। तो दशमलव का लासा कैसे निकाल लिया आपने, ये भी जान लिया, सभी लोग समझिएगा। इसके बाद है कि प्रतिशत के रूप में अगर अनुपात दिया गया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत के रूप में अनुपात 3:5 दिया गया है। क्या दिया गया? प्रतिशत के रूप में अनुपात दिया गया 3:5 दिया गया। 3:5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं, नो डाउट। 3/5 का हम क्या निकालेंगे? 100% में 3/5 गुणे 100%। तो 5 को करेंगे 20 आ जाएगा, 20 × 30 आएगा। 20 × कितना होता है? 30 नहीं, 20 × 60 होता है। तो 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आया वीडियो पॉज कीजिए, फिर से वो क्वेश्चन को देखिए और समझिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो जिनको समझ नहीं आता डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर देते। कल ही ऐसा हुआ है, मैंने प्रीवियस में क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो कोई मैम है वहाँ पे मैसेज कर दिया उन्होंने कि सर आपसे पढ़ाना नहीं आता, आपने कैसे दे दिया। मैंने ऐसे सॉल्व किया, मेरा इतना आंसर आ रहा है। फिर मैंने उसका सोल्यूशन सही पूरा देखा, तब उसको जाके दिमाग की बत्ती खुली, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें नहीं, समझिए, इसके बाद डायरेक्ट मैसेज कीजिए, बातें कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन, अगर गलती से हो सकता है रॉन्ग हो गया हो, तो फिर आप मैसेज कीजिए। पहले समझते नहीं हैं और मैसेज आप लोग कर देते हैं, ठीक है। स्वाभाविक बात है, आपको संतुष्ट करना हमारा कार्य है, आपका सही सलूशन बताना हमारा कार्य है, मार्गदर्शन है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है? क्या करना है यहाँ पे? 4, 6, 8, 12, 16 का भाग देने पर क्या करता है? प्रत्येक स्थिति में 2 ही शेष बचता है। अब इस प्रकार के वह संख्या हमें निकालना है। संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, तीनों का लासा निकाल लीजिए। जो 2 शेषफल, इन तीनों का लासा निकालने के बाद 2 आपको जोड़ देना है। जो अगर, क्योंकि हर स्थिति में 2 शेष बच रहा है, तो 2 इसको जोड़ दीजिए वह संख्या, क्योंकि शेषफल जोड़ेंगे तभी हमारी संख्या आएगी ना, ठीक है। तो चलिए इसको लासा निकालिए सभी लोग, एलसीएम निकालिए सभी लोग। एलसीएम निकालेंगे 2 की पावर 4 × 3, इतना एलसीएम आएगा, और इसमें आपको जो 2 शेषफल बच रहा है इसको जोड़ लेना है। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 3 48, और 48 धन 2 हो जाएगा 50। तो हमारी वह संख्या हो जाएगी 50।
सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना है मैसेज कीजिए व्हाट्सएप 9630689598, इसमें व्हाट्सएप करेंगे, टॉपर नोट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा। जिनको प्राप्त करना है, अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करना है। अगला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, x+1 9-x और 5x-3 से निरूपित की जाती है, तो ऐसे कितने त्रिभुज जो है संभव होंगे। अब त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, हम ये जानते हैं, आप भी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या दी गई है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी। यदि मान लेते हैं AB बराबर AC भुजा बराबर के, अर्थात हम यह कर लेते हैं x+1 बराबर हो जाएगा 9-x के। आप समझ में आ गया सभी लोगों को? इसके बराबर, क्योंकि 2 भुजाएं समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होंगी, 2 भुजाएं हमने बराबर मान लिया। यहाँ से पक्षांतरण करके इसको x को इधर लाइए, 1 को उधर ले जाइए, तो ये प्लस आएगा 2x बराबर 8 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2 यानी 4। तो x का मान यहाँ से 4 निकल के आ रहा है, ठीक है। जब x का मान 4 निकल के आ रहा है तो हमारी पहली भुजा क्या हो जाएगी, x धन 4, 4 धन 1 मतलब 5, 9-1 करेंगे तो मतलब ये भी 5 आएगा, 9 में से 4 गया 5, 5x-3 को इसमें क्या करेंगे, तो इसमें 4 पंचे 20 में 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 17। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये संख्या भुजाएं जो है हमें निकल के आ रही हैं। परंतु ये संभव नहीं, क्योंकि त्रिभुज की गिनी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें क्या लेना है, 9-x बराबर 5x-3। अब इनको 2 के लेके देखना पड़ेगा, तो 9-x, और इसको भी पक्षांतर उसी प्रकार करना है जैसे हमने प्रक्रिया किया। इसमें आपका 6x बराबर आएगा 12, यानी कि x बराबर आएगा 2। अब हमें क्या करना है, x बराबर 2 कर देखना है। x बराबर 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 पंचे 10, 10 में 3 जाएगा तो क्या आएगा, सभी लोग देख कर देखिए, 7 आएगा। इसमें 3 7 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये संभव है, ये संभव है। अब एक प्रक्रिया और, अब आपको लेना है एक x+1 लेना है बराबर 5x-3। अगर इसको आप लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आपकी x बराबर 1 आएगी, ठीक है। जब x बराबर 1 आएगी तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो 1 धन 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 करेंगे घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 8 2, यह भी संभव नहीं, अतः केवल एक त्रिभुज बनना यहाँ पे संभव होगा। यही तो पूछा कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, तो एक ही त्रिभुज संभव होगा। वह कौन सा, जो 3 7 7 AC बराबर BC 12 जो आया था, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 40 सेंटीमीटर, AC बराबर 41 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कैसा हो। अब इस प्रकार के प्रश्नों का हमें त्रिभुज निकालना होता है। त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है, यह आप जानते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज ABC में अगर ऐसी संख्या होती है तो त्रिभुज पूछा जा रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, फार्मूला निकाल लीजिए सभी लोग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, ठीक है। फार्मूला, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका 41 का वर्ग कर लीजिए बराबर 2 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, 9 का वर्ग धन 40 का वर्ग। 41 का वर्ग आएगा 1681, 9 का वर्ग 81, और 40 का वर्ग कितना होता है, सभी लोग जानते हैं 1600। तो 1681, तो 1681 आ रहा कि नहीं आ रहा है, मतलब क्या होगा, समकोण वाला होगा। त्रिभुज कैसा होगा, यहाँ पे समकोण वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कि वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए सभी लोग बताइए, वह संख्या आपको चुनना है जो 2 और 7 दोनों से, पहला अगर 2 से विभाज्य, यहाँ कहते हैं 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 छक्का 12, 2 छक्का 2 से हो रहा है। फिर 7 से ट्राई कीजिए, 7 7 49, 0, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49 करिए, और सचंग 42। जी हाँ, पहला जो अंक है 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, तो विभाज्यता वाले जो पूछे गए थे यही प्रश्न थे।
अगला 13/4 गुणे 7/2 धन 5/2 गुणे 9/2 का मान निकाला। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो गुणा वाले हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मैथ्स के जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, थोड़ी चीज़ें एडिशनल नॉलेज रखना पड़ता है, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज़ें लिख लेना है। 13/4 लिख लीजिए, गुणे 7/2 कर लीजिए, धन 5/2 कर लीजिए और गुणे 9/2 कर लीजिए। ठीक है, सभी लोगों ने इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। कैसे सिंपल हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो दिया गया है वही चीज़ें कर लेना है। मतलब ये दो अलग कर लीजिए और ये दो अलग कर लीजिए। 13/4 गुणे गुणा वाला संख्या बीच में प्लस दिया गया है ना, तो प्लस का अलग कर लीजिए। चलिए इन दोनों को अलग करके बीच में प्लस करिए, सॉल्व कीजिए सभी लोग। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 91/8 धन 45/8। एलसीएम ले लेंगे तो 8 दोनों में सेम है, तो कुछ नहीं करना, 91 धन 45/8 कर दीजिए। मतलब 91 धन 45 कितना आ जाएगा? 136/8। इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 17। 17 कितना होता है? अगर और ज़्यादा सरल करना तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, ज़्यादा होगा। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 तो 34/2 करेंगे, 34/2 करेंगे 17 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसका हमारा जो मान निकल के आ जाएगा वह जब सॉल्व करेंगे तो 17 निकल के आएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर प्रश्न दिया गया 3 घन जिनके किनारे क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है। तदनुसार उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो? अब घन से संबंधित भी प्रश्न दिया गया है। जब घन से संबंधित प्रश्न दिया गया हो तो आप कैसे करेंगे? अगर आपसे आता है तो वीडियो पॉज कर आप लोग भी कमेंट करके फीडबैक करके बता सकते हैं। अब देखिए, घन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। घन की भुजा बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा 3 के अंदर क्या लिखा जाता है? 3 का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग। 3 का वर्ग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देन 4 का वर्ग, 4 चौक फिर सॉरी वर्ग नहीं लिखा जाता क्योंकि ये क्या है? घन है, तो यहाँ क्यूब लिखेंगे। तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा? सभी लोग बताइए। 3 का क्यूब लिखेंगे, धन 4 का क्यूब लिखेंगे, धन 5 का क्यूब लिखेंगे। 3 किनारे हैं तो इनको हम कर लेना है और तीनों को अगर जोड़ते हैं घन करके, 3 तिकाएँ, ठीक है। तो तीनों को जब हम सॉल्व करते हैं 3 क्या आ जाएगा? 216 आएगा। 216 को किसका है? सभी लोग बताइएगा। 6 छांगा 36, 36 छक्के 216 अर्थात 6 सेंटीमीटर। 216 में क्या है? उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा हमारा? बड़े भुजा हमारी अभी भुजा निकली है 6 सेंटीमीटर। भुजा निकलने के बाद हमें क्या निकालना है? उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए फार्मूला होता है 6a²। मतलब 6 गुणे a² कितना आया? 6, तो 6 छांगा 36, 6 गुणे 36 करेंगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी 216 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था कि एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में कोई भी हो, 8 ही शीर्ष होते हैं घनाभ में। ठीक है, सभी घनाभ क्या होते हैं? घन होते हैं, ये जान लीजिए। सभी घनाभ घन होते हैं। एक घन में 6 फलक और 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। एक घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। शीर्ष पूछे जाएगा तो 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, तो शीर्ष, किनारे, फलक, ये चीज़ें आपको नॉलेज में रखना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है?
गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चे के चिंतन प्रक्रिया को गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या ऑप्शन नंबर डी महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि जो शिक्षण होता है वह गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है कि ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। ह्यूरिस्टिक जो है ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खोज करना। ह्यूरिस्टिक मतलब क्या अर्थ होता है? खोज करना। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में मैथ्स पेडागोजी का प्रश्न पूछा गया था कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उपचारात्मक में प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना होता है, केवल विशेष जरूरतों वालों के लिए ही नहीं होता है, उन छात्रों के लिए अपने साथियों की तुलना से जो पिछड़ रहे हैं। तो ये विशेष शिक्षा के समान होता है। यह उपचारात्मक शिक्षण का कथन सही नहीं दिया गया। तो व्यापम ने इसे पहला ऑप्शन सही माना था। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो बेंजामिन पेरिस ने किया है, पियर्स ने कहा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो कक्षा 1 और 2 के गणित के लिए अगर देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि गणित का अन्य विषयों जैसा कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। ये जो है आपका कक्षा 1 और 2 की अगर बात करते हैं अधिगम के लिए सही दिया गया। किसके लिए? कक्षा 1 और 2 के लिए। अगला है, एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? आप स्वयं सोचिए, आप क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी बालक बालिकाओं क्या करते हैं? कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दूसरे के विचार को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन तो पॉजिटिव होगा, ये आप करेंगे। कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करेंगे, ये भी आप करेंगे। इसके बाद है, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना। ये कहीं ना कहीं रणनीति, अगर शुरू करने के लिए अगर प्रश्न को हल करने की रणनीति की बात कर रहे हैं, प्रश्न हल करने के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित कर देना। समूह में अगर हल करेंगे बच्चा तो पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके समुदाय में भागीदारी भावना में अगर देखेंगे तो भागीदारी भावना में रणनीति अगर कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। भागीदारिता में होता है कि छात्र क्या एक दूसरे के विचार को क्या करें? संसाधित करें, प्रोत्साहन हो, कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना और प्रश्न हल के लिए कक्षा के छोटे समूहों में विभाजित करना, ये पॉजिटिव होगा। तो जो चीज़ें सही है ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्त होती है? तो अवबोधन की प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है, गणित को क्या कहा जाता है? तो गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि उक्त परिभाषा किसने दी है? तो किलपैट्रिक ने दी है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाता है। किसका स्टेटमेंट है? किलपैट्रिक की। फिर अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सभी लोग समझ रहे हैं? अगला प्रश्न है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित स्तर को बढ़ाया जा सके। तो यह दृष्टिकोण जो दिया गया है ये किस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण कहलाता है? तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा नीति जो 1986 रही है उसमें यह बताया गया है कि स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित स्तर को क्या है? बढ़ाया जा सके। तो शिक्षा नीति 1986 से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो किस पर ध्यान नहीं देंगे? व्यवहारिक जीवन के विषय संबंध हो ये तो ध्यान देंगे, मानसिक शक्तियों का विकास हो ये भी ध्यान देंगे, जाति प्रतिष्ठा उपाय हो या आनंद की प्राप्ति ना हो। अब देखिए कहीं ना कहीं जाति प्रतिष्ठा, तो जात पात भी अगर देखा जाए तो जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो और आनंद की प्राप्ति ना हो, तो ऐसा नहीं, क्योंकि गणित शिक्षक को ये भी ध्यान देना है कि आनंद की प्राप्ति ना हो। क्या ये ध्यान देना कि नहीं देना? तो दोनों चीज़ें आपकी निगेटिव दी गई, जाति प्रतिष्ठा का उपाय और आनंद की प्राप्ति ना हो। तो गणित शिक्षण पढ़ाते समय अगर बच्चों को आनंद नहीं आएगा तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे। क्यों ध्यान नहीं देंगे? क्योंकि ये प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बाकी सी ऑप्शन भी निगेटिव दिया गया है, ये ध्यान देना। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना होता है। यह कथन डटन का है, इन्होंने डट कर कहा है। शक्ति प्रदर्शन कीजिए, तैयारी को पक्की कीजिए,
व्यवहारिक गणित का भाग है, तो व्यवहारिक गणित का भाग बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना, ये व्यवहारिक गणित भाग होता है। सभी लोग समझ रहे हैं? आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को खाली स्थान बनने में सहायता करना होता है। तो किसी विशेष बच्चे में अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समयोजित बनने में जो है सहायता करना होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है और भी इम्पोर्टेंट है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्नलिखित में से किस गुण का विकास होता है। तो गणित के अध्ययन में आत्मविश्वास का भी होता है, आत्मनिर्भरता का भी होता है और तार्किक सोच का भी होता है, अर्थात ये इन सभी का हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 ये मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने के निश्चित तरीका निहित है। दिए गए कथनों में से कथन को चुनिए, उपरोक्त सिद्धांत का पालन कौन नहीं कर रहा है। तो एनसीएफ 2005 में गणित सोचने और तर्क एक निश्चित तरीका निहित है। सोचना और तर्क करने के लिए निश्चित में क्या होता है, उसे पढ़ाने की विधि बिल्कुल सही होगी। पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका होगा। कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप का अभ्यास होगा। लेकिन अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तो प्राइमरी लेवल सूत्र बताना कहीं ना कहीं ये आपका नियम से उदाहरण हो जाएगा, जबकि प्राइमरी में क्या करना है, उदाहरण से नियम की ओर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वह आपका तर्क नहीं होगा, क्योंकि गणित सोचने एवं तर्क एक निश्चित तरीका है। तो सोचने तर्क में सूत्र अगर बताना, निर्धारित सूत्र याद करवाना, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव माना गया है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाकी 30 कितना स्कोर प्राप्त किया। ये जो 30 MCQs रहेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न भी रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेशंस रहेगा, संभावित प्रश्न भी रहेंगे। तो पहला प्रश्न है कि चंद्रयान फर्स्ट कितने दिनों तक ऑपरेशनल रहा है। 365, 450, 312 या 200 दिनों तक। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, तो आई होप सभी लोग समझिए और इसका आंसर जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। तो चंद्रयान फर्स्ट कितने दिनों तक ऑपरेशनल में रहा था। 365, 450, 312, 200। जिनको भी पता है सभी कमेंट करिएगा। तो जिनको भी पता है सभी लोग जानते हैं 312 डेज साथियों जो है चंद्रयान फर्स्ट का ऑपरेशनल टाइमिंग रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम पे प्रश्न पूछा गया था। आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं, सागौन, आम, साल या शीशम के। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पेड़ अगर पूछा जाता है वनों में, अगर वनों में पूछा जा रहा है, वनों में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में जो पेड़ पाए जाते हैं वे कौन से पेड़ होते हैं, सभी लोग बताइएगा। सागौन के वृक्ष कहलाते हैं। सागौन के वृक्ष आप नॉर्मल लगा नहीं सकते, ना बेच सकते हैं। 1-2 वृक्ष लगा सकते हैं, बिना बेच नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि यह गवर्नमेंट जो कहलाता है, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की तरफ से। इसके बाद सागौन के वृक्ष सरकार ही खरीद सकती है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है। तो सभी कमेंट कीजिएगा मेरे ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है MPTET क्वालिफाइड करना। तो पोलियो किसके कारण होता है, कृमि, जीवाणु, कवक, विषाणु। तो एक रोग से संबंधित प्रश्न तो आना ही आना है, सभी लोग जानते हैं, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। तो पोलियो किसके कारण होता है, सभी लोग जानते हैं विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है पोलियो, विषाणु, यानी कि डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसरो के किस मिशन में चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज की थी। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, गगनयान, आदित्य L1। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं इसरो के जिस मिशन में चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज की बात की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है। तो जिस मिशन में चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज की वह मिशन चंद्रयान फर्स्ट ही है साथियों। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट सेशन है। इसरो जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अंतरिक्ष से संबंधित जो प्रश्न पूछेंगे उस लेवल के हम यहाँ पे प्रश्न कंबाइन कर रहे हैं, ताकि EVS में 30 में से 30 अंक जो आप आसानी से प्राप्त कर सकें, क्वालिफाइड कर सकें। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक पाई जाती क्या है। जबलपुर जिला, खंडवा, भोपाल, मुरैना। और मुझे पता है जितने भी आप लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, कोई जबलपुर से भी होगा, खंडवा से भी होंगे, कुछ भोपाल से भी होंगे, कुछ मुरैना से भी होंगे। तो मध्य प्रदेश के जिस जिले से मृदा अपरदन की सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, माँ से मृदा और माँ से मुरैना, याद रखिएगा। माँ से मृदा और माँ से मुरैना, ये जो माँ का फैक्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर।
सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी शिक्षक बंधु, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अगला प्रश्न आ चुका है। इसरो ने किसके अध्ययन के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा था? प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न। चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनि। तो इसरो ने जिसके अध्ययन के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा था वह तो दोस्तों सूर्य के अध्ययन के लिए। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप सभी लोगों को कमेंट करना है। जिनका सपना है MP टेट 101% क्वालिफाइड करना, सभी कमेंट कीजिएगा। और बाकी EVS की हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। जिनको टॉपर नोट्स चाहिए तो टॉपर नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। टॉपर नोट्स केवल व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है 9630689598, इसमें आपको टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा कैसे प्राप्त होगा। सभी लोग मैसेज कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी एक ज़ोरदार कीजिए, इस बार क्वालिफाइड 101% हो सके। साथियों, कैंसर के निदान के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण किया जाता है? मूत्र परीक्षण, रुधिर परीक्षण, बायोस्पो या एक्स किरणें? तो कैंसर के निदान के लिए इनमें से जिसका परीक्षण किया जाता है वह हमारा कहलाता है बायोस्पो। बायोस्पो के बारे में जानें कि जीवित शरीर के कुछ ऊतकों को निकालकर उसमें कैंसर की उपस्थिति, कारण, परीक्षण आदि किया जाता है। इसी को, इस प्रक्रिया को ही बायोप्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोप्सी। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय जिसे उपचम स्टेरॉयड का सेवन के कारण ओलंपिक खेलों में प्रतिबंध किया गया था। जी हाँ, उसने क्या है, उपचम स्टेरॉयड का सेवन कर लिया था, उसको ओलंपिक खेलों में प्रतिबंध कर दिया गया। वह पहला भारतीय सुमिता लाहा, अश्विनी कुंजी, टी सनमाचा चानू या PT ऊषा। तो सभी लोग जानते हैं पहला भारतीय जिसे उपचम स्टेरॉयड का सेवन के कारण ओलंपिक खेलों में प्रतिबंध किया गया है वह दोस्तों आपके है टी सनमाचा चानू। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। टी चानू ने 58 किलो वर्ग की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लिया किंतु डोपिंग की दोषी पा गई, जिस कारण उन्हें प्रतिबंध कर दिया। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? मुंबई शहर में, पुणे शहर में, ग्रेटर नोएडा में या फरीदाबाद में? तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। भारत के जिस शहर में पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित किया गया था वह ग्रेटर नोएडा है साथियों। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है, जिसे हम पहली फार्मूला 1 रेस बोलते हैं, इसको इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, डायनासोर क्या थे? एक जो विलुप्त प्रजाति है उनसे प्रश्न आएगा, ये रेड डाटा बुक से आ जाएगा या विलुप्त प्रजातियों से किसी एक से प्रश्न आना ही आना है। कोई भी टॉपिक उठा के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डायनासोर क्या थे साथियों? स्तनधारी जो विलुप्त हुए हैं, बेहद शाकाहारी जो हिप्पोपोटामस प्रजाति के रूप में विकसित हुए, अंडा देने वाले स्तनधारी थे या सरीसृप विलुप्त हो गए। तो डायनासोर जो प्राणी कहलाते एक सरीसृप जो कि विलुप्त हो चुके। क्या है? डायनासोर सरीसृप थे जो लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व मेसोजोइक काल में विलुप्त हो गए। डायनासोर के विलुप्त होने का कारण उनके आकार के अनुसार पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ना मिल पाना था, इसलिए डायनासोर की प्रजाति हो विलुप्त का कारण बना। आकार बहुत ज़्यादा था, भोजन ज़्यादा लगता था। अगला प्रश्न है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो खाद्य खनन टॉपिक से प्रश्न आना ही है, सभी लोग पता है। खाद्य खनन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो कोयले का सबसे बड़ा अगर भंडार पूछा जाएगा तो आप सभी को पता होनी है झारखंड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे झारखंड में झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में बिटुमिनस कोयल पाया जाता है। कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला। कोयले के भी प्रकार होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न साथियों, क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारतीय टीम से पराजित वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान कौन थे? बीबी रिचर्ड्स, क्लाइस लाइड, रिची रिचर्डसन या मलकम मार्शल। तो विश्व क्रिकेट विश्व कप 1983 में हुआ था, जिसमें भारतीय और वेस्ट इंडीज की टीम ने फाइनल खेली, जिसमें से पराजित टीम वेस्ट इंडीज़ थी और उसके कप्तान थे क्लाइव लाइड। जी हाँ, क्लाइव लाइड वेस्ट इंडीज़ टीम के कप्तान थे, जो कि 1983 विश्व कप में भारत से पराजित हुई थी।
तो 1983 में जो विश्व कप के विजेता टीम थी उसके कप्तान कौन थे, ये अब आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये तो प्रश्न आना ही आना है, किसान और कृषि से संबंधित एक प्रश्न आएगा। तो सभी लोग जानते हैं, हमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केचुआ। और 4 ऑप्शन ऐसे हैं कि इनमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे चींटी से प्रश्न आए, चाहे केचुआ से आए, चाहे मधुमक्खी से आए, चाहे तितली से आए, याद रखिएगा। इन 4 एक ऐसे ऑप्शन है कि एक ऑप्शन प्रश्न आना ही आना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, उसमें जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आपका उत्तर पश्चिमी भाग हो जाता है। अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? शिमला में, समुद्र तल में, माउंट एवरेस्ट में, या सूर्य के तट पर, या सूर्य पर? तो मेरे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं। चावल को पकाने में जहाँ पर सबसे अधिक समय लगेगा वह होगा माउंट एवरेस्ट होगा, क्योंकि क्वथन की बात हो रही है। तो क्वथन को होता है, क्वथन एक स्थिर तापमान पर गर्म करने पर अपनी गैसीय अवस्था में एक तरल के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्वथन बोलते हैं। तो तरल को गर्म करने अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट ऊंची सतह पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो है समय लगेगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। तो भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक जो राज्य कहलाता है वह सभी लोग जानते हैं। ठीक है, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ये भी जानते हैं आप लोग कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कहलाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, ये भी जानना तो ये तो नॉर्मल सी बात, आप सभी लोग जानते ही होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह कौन सी कर प्रणाली है जिसमें कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है? वैट कर, आयकर, सीमा शुल्क, या इनमें से कोई नहीं। तो वह कर प्रणाली जिसमें कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता हो वह कहलाता है वैट। जी हाँ साथियों, वैट एक कर प्रणाली है जिसमें ऐसा कर है जो उत्पादन के हर चरण में लगाया जाएगा। जितने ज़्यादा चरण होगा उसमें वैट लगता है, यानी वैट में उत्पादन के हर चरण में वस्तु के मूल्य वर्धन पर कर लगाया जाता है, उसे वैट कर कहा जाता है। अगला, राष्ट्रीय पारिचर्य की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न से किससे हुआ? सभ्यता और प्रगति से, गीतांजलि से, गोदान से, विज्ञान और तकनीक से? सभी कमेंट कीजिएगा, जिनको पता है कमेंट कीजिए, जिनको नहीं पता है सोचिए और कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय पारिचर्य की रूपरेखा 2005 का उद्धरण इनमें से सभ्यता और प्रगति से हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? मूंगफली के तेल में, घी में, छाछ में, आइसक्रीम में? और आप जानते हैं नहीं वाला ज़्यादातर अब पूछा जा रहा है, पिछली बार भी पूछा गया था, नहीं वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल किस में होता है ये जानना जरूरी है। घी में, छाछ में, आइसक्रीम। फैट कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट। मूंगफली के तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, याद रखिए। कोलेस्ट्रॉल तेल आधारित पदार्थ होती है जो रक्त में घुलता नहीं है, ये ध्यान रखें। कोलेस्ट्रॉल रक्त में नहीं घुलता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है शरीर के लिए आवश्यक है किंतु बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा धमनियों को संकीर्ण करता है और रक्त के प्रवाह को सीमित करता है। क्योंकि फैट जमा होगा तो कहीं ना कहीं धमनियों पे प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ता है, दाब होगा तो जगह कम होगी तो रक्त प्रवाह भी ज़्यादा नहीं हो पाता, सीमित हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अगला है, RT एक्ट 2009 किस धारा में उल्लेख है कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाना प्रतिबंध होगा? धारा 19, धारा 28, धारा 32, धारा 22? तो RT एक्ट 2009 की जिस धारा में, धारा आपकी लगभग आपके धारा 28, जी हाँ, धारा 28 में उल्लेख किया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाना प्रतिबंध हो। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। ठीक है, धारा 28 RT अधिनियम 2009 में कहा गया है कि कोई भी शिक्षक खुद को निजी ट्यूशन या निजी निरीक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं करेगा। सभी शिक्षकों पर प्रतिबंध लगता है। यह जो अधिनियम है केवल सरकारी शिक्षकों पर लागू होगा। तो जो कोई शिक्षक खुद को निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि में संलग्न करता है तो वह एक धारा 28 के कारण अपराध की श्रेणी पर आता है।
तो ये आप सभी लोग भावी शिक्षक, इसलिए आप सभी को ध्यान देना है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आगामी इन चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड्डियों में किस पादम पोषक के उपस्थित होने के कारण इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम। यानी हड्डियों में क्या होता है जिसका इसका उर्वरक के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो हड्डियों में सभी को पता है क्या होता है, कैल्शियम होता है। हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम की फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है। यही गलतियां हम एग्जाम में कर देते हैं, क्योंकि कैल्शियम हमें हड्डी को मजबूत करने के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हड्डी में उर्वरक पूछा जाता है तो आपको फास्फोरस करना है। यही चीज़ें थोड़ा हमने गलत, यानी कि कैल्शियम बता के आपको समझाया है कि अक्सर ऐसे एग्जाम में गलती होती है। कुछ लोग तो कमेंट कर देंगे कि सर आपसे ही नहीं बन रहा। ये हमारे पढ़ाने का तरीका होता है, ऐसी ऐसी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, जो हड्डियों के चूरे और पाउडर का प्रयोग जो है कार्बनिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। बृहद यानी ज़्यादा पोषक तत्व माना गया है हड्डियों को फास्फोरस के अकॉर्डिंग। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है कार्नेटिक संगीत का रूप नहीं है? क्रांति, थिल्लाना, श्लोकम, टप्पा। देखिए, जो कार्नेटिक संगीत के रूप कहलाते हैं, क्रांति, थिल्लाना, श्लोकम, ये तीनों कहलाते, लेकिन टप्पा नहीं कहलाती। टप्पा एक भारतीय अर्धशास्त्रीय संगीत का रूप है। इसकी विशेषता तेज सूक्ष्म गति होती है, इसीलिए इसको टप्पा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। साथियों, निम्नलिखित में से कौन से चंद्रमा पूर्णिमा के चांद के प्रकार हैं? यानी पूर्णिमा के चांद के प्रकार बताना है। कह सकते हैं हिंदी में पर्यायवाची, सुपर मून, ब्लड मून, ब्लू मून या हार्वेस्ट मून, हाफ मून, लूनर मून, ब्लू, हार्वेस्ट, सुपर, वही चीज़ें हैं, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा क्रम परिवर्तन किया गया है। देखिए, चंद्रमा पूर्णिमा के चांद के प्रकार पूछा जाए तो सुपर मून, ब्लड मून भी बोलते हैं, ब्लू मून भी बोलते हैं और हार्वेस्ट मून भी बोलते हैं। ये चारों आपके चांद के प्रकार हैं। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम हेतु भ्रमण का स्थान हो सकता है? स्कूल के मैदान के चारों ओर घूमना, एक संग्रहालय की यात्रा, केवल फर्स्ट, केवल दो, दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भ्रमण अधिगम में पर्यावरण में आता ही आता है, भ्रमण से संबंधित। तो अधिगम हेतु भ्रमण का जो स्थान होगा, स्कूल के मैदान के चारों तरफ घूमना भी हो सकता है और एक संग्रहालय की यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोनों सही दी गई हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। बाकी किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? सभी लोग बताइए। अनुच्छेद से प्रश्न आना ही आना है, कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, लेकिन वह शिक्षा से रिलेटेड ही होगा, ये ध्यान देना आप सभी को। तो वह अनुच्छेद जो समता के अधिकार का प्रावधान करे, वह अनुच्छेद 14 है, याद रखिए। समता का अधिकार मतलब अनुच्छेद 14। अगला, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सामाजिक एकता एवं बंधुता को बढ़ावा देना, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना एवं उसे बढ़ावा देना, या कह सकते हैं सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन। देखिए, मूल कर्तव्य जो हमारे हैं, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का पालन सम्मान करना, ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। और सामाजिक एकता एवं बंधुता को बढ़ावा देना, ये भी मूल कर्तव्य हैं। राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना, उसे बढ़ावा देना, ये भी हमारे मूल कर्तव्य हैं। यानी बचता है डी ऑप्शन। सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों को उन्मूलन, तो ऐसा नहीं है, छोड़ना नहीं है किसी को, क्योंकि ये हमारे कर्तव्य हैं, हम अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते। अगला प्रश्न देखिएगा। आईसीटी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। व्यक्तिगत अधिगम शिक्षण और सामूहिक अधिगम और शिक्षण किस प्रकार से निभा सकता है? देखिए, सभी शिक्षक बंधु आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि आईसीटी में महत्वपूर्ण भूमिका की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अधिगम और शिक्षण भी आता है और सामूहिक अधिगम शिक्षण आता है, अर्थात ये दोनों आ जाते हैं। तो दोनों किस में दिया गया है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सभी लोग हर एक क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे और एक रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं जो आ सकता है, संभावित हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आपको पता ही है, जो हम सोच भी नहीं सकते। च्युइंगम किससे बनता है?
हर मुंह के जुबान में होती है च्युइंगम, कोई ना कोई अवश्य खाया होगा। 99% लोग ने खाया होगा इसको और खाते भी होंगे। तो च्युइंगम जिससे बनता है वह टेनिन से बनता है, रेजिन से बनता है, लेटेक्स के बनता है या गम से बनता है। अरे भैया गम से तो चिपकाया जाता है, ठीक है, तो किससे बनता है? लेटेक्स के बनता है। च्युइंगम जो होता है, लेटेक्स एक जलीय माध्यम में स्थायी फैला हुआ सूक्ष्म बहुलक पदार्थ होता है। यह प्रकृति में 10% पुष्पीय पौधों के दूधिया पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह सामान्यतः पौधे के ऊतक से स्रावित होता है, इसे आपके लेटेक्स बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, देवास। तो मध्य प्रदेश का इटारसी जो कि काफ़ी बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो इटारसी जो है किस ज़िले में स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। तो इटारसी शायद मेरे ख्याल से होशंगाबाद में। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी हमें शेयर कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य बताना है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ, योग्यताएँ, प्रशंसाएँ, अवकाश काल सदुपयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि इस 30 क्वेश्चन, 30 MCQ, 30 मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना रहा, आपका आंसर कितना रहा। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट करना है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है। जिनका भी प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25+ स्कोर आया तो वाकई में आपकी तैयारी बेस्ट चल रही, आपका नॉलेज अव्वल लेवल का है, आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। जिनका कम आ रहा है तो उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करें, हम हमारी टॉपर नोट्स प्राप्त करें ताकि कम समय में और आपकी बेस्ट तैयारी हो सके। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर बता ही चुके हम 9630689598 कि संस्कृत लैंग्वेज की जो पेडागॉजी आती है बहुत टफ आती है। समझिएगा, पहला प्रश्न है भिन्न भिन्न चिंतन आधारित प्रारूपैः तेषां बालानां अभिज्ञानं करोति यद्यहि। यानी भिन्न भिन्न चिंतन के आधारित प्रारूप में बालकों में अभिज्ञान अगर करते हैं तो इस प्रकार वह दिव्यांगाएँ सन्ति, डिस्लेक्सिया इत्येन प्रभाविताः, सृजनात्मकताः सन्ति या स्थित अध्यापकैः सन्ति। देखिए भिन्न भिन्न चिंता पर आधारित अगर बालकों में अभिज्ञान किया जाता है तो ये तो दिव्यांग नहीं हो सकते, ना डिस्लेक्सिया होगा, ना स्थित होगा, तो क्या हो जाएगा? सृजनात्मक संति होगा। क्या होगा? सृजनात्मकता संति। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों अधोलिखित कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशी कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। आरोहणे, कूर्दने, लेखने, पठने। सभी लोग बताइए इनमें से कौन से कार्य में सूक्ष्मपेशी कौशल की आवश्यकता होती है? फाइन मोटर स्किल्स। तो जब भी सभी लोग जानते हैं सूक्ष्मपेशी कौशल की बात की जाती, चाहे हिंदी की लैंग्वेज की बात करें चाहे संस्कृत में, आपका सूक्ष्मपेशी कौशल में लेखन ही आता है, अर्थात लिखना। क्योंकि लेखन कार्य में सूक्ष्मपेशी कौशल की अति आवश्यकता होती है। सूक्ष्मपेशी कौशल वह कौशल होता है जो लेखन में प्रामाणिकता तथा कुशलता पर निर्भर करता है और इस कौशल में छात्र अपनी लेखनी के माध्यम से आत्मशक्ति को कौशल को भी परखता और समझता है और मनोवैज्ञानिकों ने इस कौशल को छात्रपेशी कौशल भी बताया है। तो मनोवैज्ञानिकों की बात करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रतिपुष्टे अस्ति जो फीडबैक होता है किसको बोला जाता है? उभय शिक्षक शिक्षार्थिनां कृते स्वविकासाय की बात की जा रही है। मातानां पितरां कृते तेषां बालानां गृहकारणाय परीक्षा प्रस्तुत्यर्थं च शिक्षार्थिनां कृते अधिगम विकासै शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासै। देखिए प्रतिपुष्ट जो फीडबैक होता है वह हमारा उभय शिक्षक विद्यार्थिनां कृते स्वस्वाभाविकासाय, यानी कि उभय शिक्षक शिक्षितानां, उभय मतलब सभी लोग जानते समझते हैं। तो शिक्षक शिक्षानाम, शिक्षक जो है बालक बालिकों में प्रतिपुष्ट जो फीडबैक होता है वह स्वविकास करता है। बच्चों में क्या है? स्वविकासाय भवति।
तो फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिपृष्ठ को अनेक वैज्ञानिकों ने स्वस्थ छात्रस्य चा विकासस्य शिक्षकस्य विकास यानी स्वस्थ छात्रों के साथ शिक्षक का विकास के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि प्रतिपुष्ट के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के द्वारा विकास होता है। तो दोनों के लिए संतुष्ट और दोनों के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि अधो लिखितेषु किम बालानां भाषायाः अधिग्रहणे अधिकम सहायकम भवति, यानी इनमें से कौन से बालकों में भाषा अधिग्रहण जो है सहायक होता है। गृहे परिसरे ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणम, शुद्धनाम उच्चरित शब्दानां वाक्यानां वा पुनः पुनः अभ्यास कर्तुं बालेभ्यः निर्देशैः अन्यैः बालैः सह क्रीडा या गृहस्य वातावरणं यत्र अधिकं भाषितुं बालाय अनुमति ना देते। तो ये तो नहीं हो सकता। देखिए, इनमें से जो बालकों में भाषा अधिग्रहण के लिए सहायक होगा कि अन्यैः बालकैः सह क्रीडा या शुद्धाम उच्चरित शब्दानां वाक्यानां पुनः पुनः अभ्यास कर्तुं बालेभ्यः निर्देश। भाषा अधिग्रहण जो सहायक होता है यानी भाषा सीखने में जो सहायक होता है, या घर की भाषा में ज्येष्ठा नाम वार्तालाप श्रवण यानी जो बड़े बात करते हैं उनकी सुनना, या शुद्ध नाम उच्चारित शब्दा नाम वाक्या नाम पुनः पुनः अभ्यासम कर्तुम बालेभ्यः निर्देश। बालकों में जो है जो उच्चरित शब्द मतलब होते सही शब्द, शुद्ध शब्द को वाक्य जो होते हैं उनको बार बार जो है अभ्यास करने के लिए बालक मतलब बालक बालिका विद्यार्थियों को निर्देश देना, या अन्य बालाय से क्रीड़ा यानी अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा करना। तो भाषा सीखने के लिए आपका जो बेस्ट इसमें से हो सकता है वह माना है अन्य बालक श्री क्रीड़ा व्यापम में, उसे बी ऑप्शन भी सही होना चाहिए, क्योंकि भाषा अधिग्रहण अधिक सहायक पूछा जा रहा है। बाकी ये भी सहायक हैं जो हमारे गृह परिसर में हमारे जो रहते हैं ज्येष्ठ हमसे जो बड़े होते हैं वो जो बात करते हैं उनसे भी हम भाषा सीखते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा, लेकिन अधिक सहायक जो होता है जो हम जिन बच्चों के साथ हम खेलते हैं, ठीक है। तो व्यापम पीबी ने इसको सही माना है। बाकी बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति, पुस्तकां प्रकृत वस्तूनां बोधपट्टानां द्विपार्श्वी रेखाचित्राणां। देखिए, प्रारंभिक स्तर में पठनम यानी पढ़ने में पढ़ते समय जो है इनमें से कौन से उपादेयता अधिक होता है, सबसे अधिक उपाय होगा पढ़ने में, तो सबसे होता है फ्लैश कार्ड जिसे हम बोध पट्टा नाम बोलते हैं। तो फ्लैश कार्ड जो है प्रारंभिक स्तर में पढ़ने में शिक्षा में इनमें से सबसे उपाय होता है। तो बोध पट्टा नाम संस्कृत में और इंग्लिश में फ्लैश कार्ड बोलते हैं। तो साथ में इंग्लिश भी रहेगी जिससे कुछ शब्द हैं आप समझ ना पाएँ, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासः अद्यम चारणं किम् अस्ति, नव साक्षरता, प्राक साक्षरता, साक्षरता या उद्गामी साक्षरता। तो बालकों में पढ़ने लिखने में विकास के लिए कौन सा चरण होता है, तो पढ़ने लिखने के लिए होता है एमर्जेंट, जिसे हम उद्गामी साक्षरता बोलते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि उद्गामी साक्षरता का मतलब होता है स्फुटित साक्षरता, अर्थात बिल्कुल प्रारंभ से ही छात्र हृदयन मंचन पर निकलने वाली जो शिक्षा होती है उसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षिका स्वकक्षाय बालानां युगलेषु विभजति तान युगलान स्वपुस्तकानां विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सोचयति एवं सा किं कर्तुम् इच्छति। अनेक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में बालकों में युगलन मतलब होता है जोड़ा, विभाजित करती हैं। तो तान युगलन स्वस्व पुस्तका नाम विनिमय कृत्वा निर्देशान, ये युगल को पुस्तकों को विनिमय करने के लिए निर्देश जो है संशोधन कर तुम सोचे थी, ऐसा निर्देश देने की सोचती हैं या करती हैं। एवं सा किम कर तुम इच्छित, ये अध्यापिका को क्या करने की इच्छा कर रही हैं, समकक्षी मूल्यांकन, सामूहिक मूल्यांकन, संशोधनम या स्वयं मूल्यांकन। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार का जो कार्य होता है समकक्षी मूल्यांकन होगा, क्योंकि युगल में किया जा रहा है। युगल में अगर पुस्तकों में विनिमय कृत्वा करके निर्देशान संशोधनम कर तुम, यानी पुस्तकों में संशोधन करने के लिए बोला जाए, ये जांचिए देखिए इसमें क्या क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो होगा समकक्षी मूल्यांकन होगा। क्यों होगा,
क्योंकि अध्यापिका जो है अपनी कक्षा के बालकों में जोड़ में विभाजित करती है तथा युगलों में स्वयं उन्हीं की किताबों को प्रदत्त करके शिक्षिका जब अपने निर्देश के अनुसार उन छात्रों को संशोधन त्रुटि के लिए सूचित करती हैं, तब इस प्रकार की शिक्षिका का कार्य समकक्षी मूल्यांकन कहलाता है। आई होप सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, भाषा अर्जन आवश्यकम। भाषा अर्जन सीखना क्यों आवश्यक होता है? मातृभाषा ज्ञान अवगमनस्य क्रममेकं विद्यार्थी कंठस्थीकरणं तथा आवश्यक पदानां प्रयोगैः व्याकरण ज्ञान सुव्यवस्थित प्रयोगैः तथा पनं कंठस्थीकरणं मातृभाषायाः तथा द्वितीय भाषायाः अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्क अंतः समार्थम निर्देशति। तो भाषाजन क्यों आवश्यक होता है? भाषाजन आवश्यक होता है मातृभाषा और द्वितीय भाषा में अवगमन में मानव मस्तिष्क में सामर्थ्य होना चाहिए बच्चों में, मातृभाषा और द्वितीय भाषा में। समझ गए ना? चलिए सभी लोग, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन समय अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्? धारा प्रवाही वृत्तव्यय सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, सृजनात्मक लेखकैः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, या कह सकते हैं एकस्य छात्रस्य विकासस्य अन्य छात्राणां विकासैः सह तुलना, एकस्य छात्रस्य विकासः तस्य पूर्व स्थित्या सह तुलना। देखिए, मूल्यांकन समय में इनमें से जो हमारा विषय शिक्षक को ध्यान करना चाहिए, आपको जो ध्यान करना चाहिए मूल्यांकन के समय, कि एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थित्या सह तुलना, यानी एक छात्र के विकास के साथ साथ उसके पूर्व स्थित कार्य की तीक्ष्ण तुलना करना। कक्षा में शिक्षण मूल्यांकन पर शिक्षक प्रति छात्र के हिसाब से एक ही छात्र पर ध्यान को अंकित करेगा, तभी आपका एकांगी मूल्यांकन शिक्षण प्रणाली पद्धति पूर्ण भी होगी, और साथ ही साथ मूल्यांकन भी एक छात्र का आसानी से हो जाता है। तो छात्र जो पहले करता है उसके आधार पर फिर आपको मूल्यांकन करना है कि पहले बच्चा क्या था, अब क्या चीज़ें सीख पाया, नहीं सीख पाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम? पढ़ते समय सबसे अधिक महत्व सर्वाधिक किसके माना गया है? उच्च स्वर्ण में पढ़ना, तेजी आवाज़ में, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम। तो जी हाँ, पाठ के साथ अर्थ को सीखना, पढ़ने के साथ साथ अर्थ को जानना जरूरी, इसलिए पाठन की जो बात की जाती है, पठन और पाठन, ये दोनों जोड़ों का याद कर लीजिए। अगला बाला नाम पत्रिकातैः कस्यचित् कथायां पठनम नाम, यानी बालकों में जो है पत्रिका अध्ययन करते समय कौन सा जो है पठन का नाम बोला जाएगा? सिंहवालोकनम, सूक्ष्मावलोकनम, गहन अध्ययन या विस्तृत अध्ययन। तो देखिए, पत्रिका अगर कोई बच्चा अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वह विस्तृत अध्ययन पे होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग कहला जाएगा। क्यों कहला जाएगा? क्योंकि बिल्कुल प्रश्न से स्पष्ट है कि छात्रों द्वारा यदि किसी भी पत्रिका, संदर्भ, कहानी, उद्देश्य का पाठ पढ़ा जाता है तो यह कार्य पाठ का विस्तृत अध्ययन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे विस्तृत रूप में दिया रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कक्षायाम भाषायाम वातावरण निर्माणार्थम शिक्षकै। कक्षों में भाषा में वातावरण का निर्माण करते समय शिक्षक जो है कक्षायाः स्वानुभूति प्रकटनार्थम छात्राम अवसरम द्यात्, तेषां संभाषणकालं प्रदीर्घं कुर्यात्, अपत्यानां सम्यक् पालनार्थम अभिभावकानां निर्देशयति, प्रत्येकं छात्रस्य कृते समानं लक्ष्यं स्थापयेत्। देखिए, कक्षा में जो है भाषा में वातावरण का निर्माण करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अवसर दान। बच्चों में, छात्रों में अवसर देना, छात्राम अवसरम द्यात्। अगर ये चीज़ आपने पॉइंट समझ लिया तो आपको यहाँ अगर अर्थ भी नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चों में, छात्रों में अवसर देने की बात करें तो समझिएगा बहुत अच्छा पॉजिटिव ऑप्शन है, बशर्ते आपका प्रश्न जो भी पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी नकारात्मक नहीं वगैरह नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्पादक कौशलम अस्ति। उत्पादक कौशल किसको बोलेंगे? संभाषणम लेखनम चा, श्रवणम पठनम चा, पठनम लेखनम चा, श्रवणम संभाषणम चा। तो उत्पादक कौशल किसको बोला जाता है? उत्पादक कौशल संभाषणम लेखनम चा किसको बोला जाता है? संभाषणम, अर्थात संभाषण और लेखन के संक्षिप्त को जो है बोला जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षकाय केनापि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणं करोति एवं सा उपयोगम करोति।
शिक्षिका एक अध्यापिका जो है इन शब्दों में से बिना छात्र के सह संप्रेषण के ऐसा कार्य करती हैं शब्दों में। तो ऐसा उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि मौखिक प्रश्न संप्रेषण की बात करेंगे। शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्राय सह संप्रेषण करोति, यानी शब्द स्तर संप्रेषण के बिना शिक्षक जो है छात्रों से अगर प्रश्न पूछती हैं तो ऐसा करना क्या हो जाए मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आ जाए। ठीक है, वाक्यों का आदान प्रदान होता है ना यहाँ पे, उसको मौखिक बोला जाता है। सिंहस्य विषये एकाम कथाम पठित्वा शिक्षिका छात्रम निर्देशति। सिंहस्य विषय में एक कथा है जिसे शिक्षिका जो है छात्रों को पढ़ने के लिए निर्देश देती हैं। भवान स्वयं आरण्ये सिंह अस्ति इति मनसि विचार्यं कथा श्रावती इतम एवं सा किम विकसितं प्रयत्नं करोति। अर्थात भवान स्वयं आरण्य सिंह भगवान स्वयं आरण्य सिंह इति मनसि विचार्यं कथा श्रवति। जो आपके भगवान स्वयं आरण्य सिंह जी हैं, उनके द्वारा जो है यह विचार उनके मन में कथा की सुनती हैं। एवं सा किम विकसितुं प्रयत्नं करोति। अगर ऐसा सिंहस्थ विषय में पढ़ने के लिए शिक्षकों को कहती हैं और उनमें जो विचार हैं उनको मनन करने के लिए बोला जाता है, तो ऐसा करने से शिक्षिका जो है बच्चों में क्या विकास करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं? सृजनात्मकता, चिंतन क्षमता के लिए, रूपांतरण, अनुवाजनम, पठन कौशलम, लेखनम च, यह प्रारूप लेखनम होगा। तो प्रश्नानुसार सिंह के विषय में एक कथा को जो है अगर ऐसा विचार करने की बोला जाता है, सुनने के लिए बोला जाता है, तो वह आपका सृजनात्मकता, चिंतन क्षमता हो जाएगा। क्योंकि आप स्वयं जंगल में शेर हैं ऐसा मन में विचार करके कथा सुनते हैं, तो इस प्रकार का शिक्षिका का प्रयास निश्चित रूप से छात्रों के सृजनात्मक चिंतन क्षमता का विकास करना होता। क्योंकि शिक्षिका छात्रों को तार्किक और विवेकशील बनाना चाहती हैं, जिससे उनके चिंतन शक्ति का भी विकास भली भांति हो जाता है। सभी लोग समझ गए? अगला प्रश्न है, शिक्षकै कक्षायाम आदि शंकराचार्यस्य चलचित्रस्य प्रदर्शनम करोति सह अधिगमस्य कस्य साधनम प्रयोग करोति। शिक्षक जो है कक्षा में जो आचार्य शंकराचार्य जी हैं उनके चलचित्र का प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसा अधिगमनस्य कस्य साधनम प्रयोग है, ऐसा करना जो है वह अधिगम में किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, संगणक या चलचित्र। तो भैया प्रश्न पर ही दिया गया है चलचित्र प्रदर्शन किया जा रहा है, तो चलचित्र को हम क्या बोलते हैं? वीडियो बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलचित्र साधन यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भाषा अधिगम अधिग्रहणों मध्य का भेद। तो भाषा अधिगम और अधिग्रहण में क्या फ़र्क होता है? लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन की बात करते हैं। अधिगम और अधिग्रहण में किसका अंतर होता है? अधिगम प्रयासजन्य होता है और अधिग्रहण साहजिकम होता है। भाषा अधिगम में भाषा अधिग्रहण और अधिगम और अधिग्रहण दोनों के बीच नाम मात्र का भेद है। अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है और भाषा अधिग्रहण सहजता अर्थात स्वाभाविकता की जनक कहलाती है। तो दोनों चीज़ों को समझ लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अहम सत्यम न इत्यत्र रिक्त स्थाने समुचित क्रियापदम। अहम सत्यम न वदानि, अहम सत्यम न वद, अहम सत्यम न वदतु, अहम सत्यम न वदाम। तो रिक्त स्थान पूर्ण करना है, तो अहम सत्यम न वदानि, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यायामैः इति पदस्य समुचित है प्रकृत प्रत्यय विभाग है का। व्यायाम पद में समुचित प्रकृति प्रत्यय यहाँ पे बताना है। व्यायाम जो पद दिया गया है ना, ये जो व्यायाम पद है इसमें समुचित प्रकृति प्रत्यय विभाग करके बताना है। बी आ यम यन, बी आ यम अच, बी आ यम यक, बी आ। तो सभी लोग बताइए व्यायाम में जो समुचित विशेषण होगा, बी यहाँ पे आपका उपसर्ग हो जाएगा, आ भी हो गया, यम हो गया, यहाँ पे धातु हो जाएगी और गंज। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका समुचित प्रकृति प्रत्यय यहाँ पे विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, नृत्य धातु ही लट लकारे प्रथम पुरुष वचने किम रूपम। अब यहाँ पे नृत्य धातु दी गई है, इसमें से लट लकार लगाना है और प्रथम पुरुष का एक वचन रूप का लिखना है, तो वह होगा नृत्यति। नृत्य धातु में लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप लिखना है, तो वह होगा नृत्यति, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो लट लकार एक वचन इस प्रकार से पूरा पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझना है। अगला है, कंटकावृत्तम संधि विच्छेदम कुरुत। अब ये देखिए कंटकावृत्तम दिया गया है, इसका संधि विच्छेद आएगा, क्योंकि ये अपठित गद्यांश पद्यांश से संधि समास ग्रामर पोर्शन पूछा जाएगा। तो कंटकावृत्तम में संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हमारा क्या होता है? कंटक और आवृत्तम।
यानी आ मिल के बड़ा में परिवर्तित हो जाता है तो कौन सी संधि होती है, सभी लोग बताइएगा। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रजापालकः इति पदस्य समुचित विग्रह वाक्यम किम। तो प्रजापालकः का अगर विग्रह किया जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रजापालकः मतलब प्रजा नाम पालकाः या पालकः, तो प्रजा नाम पालकः होगा, ना कि प्रजासु ना भी प्रजावः। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा है कि दक्षिणायनम इति पदस्य समुचिते संधि विच्छेदः सः। अब दक्षिणायनम इसका संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा गया, समुचित संधि विच्छेद। तो दक्षिणायनम का संधि विच्छेद क्या होता है, दक्षिण अयनम। क्या हो जाएगा, दक्षिण अयनम, आ मिलके बड़ा में परिवर्तित हो जाना। कौन सी संधि होगी, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अगला है महात्मा अवदत्त अत्र लकार है अस्ति। महात्मा अवदत्त में लकार कौन सा हो जाएगा, तो महात्मा अवदत्त में लंग लकार हो जाएगा। क्या होगा, लंग लकार, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला प्रश्न है निराशा शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन करना है। निराशा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। निराधनसा, निर्धन आशा, निष्धन आशा या निधन आशा, कौन सा सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। और 25 में से आप लोगों का कितना स्कोर सही हुआ ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना है। बाकी जिनको भी संस्कृत की टॉपर नोट्स चाहिए, हमारी टॉपर नोट्स भी उपलब्ध है, तो 9630689598 9630689598 ये टॉपर नोट्स आपको मात्र 99 में प्राप्त होगी। मैसेज करेंगे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं, उनको भी सॉल्व कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस तरह कीजिए कि 101% सिलेक्शन प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे।